हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 20 ऑफ BNSS विच डील्स विथ ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट्स। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 रहेगा केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, पार्ट 2 रहेगा केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज दैन अ पुलिस रिपोर्ट एंड थर्ड पार्ट जो रहेगा वो रहेगा कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। आज इस वीडियो में हम पार्ट 1 से डील करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 261 टू 266। बट बिफोर वी स्टार्ट, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वारंट केसेस क्या होता है। सेक्शन 2Z ऑफ BNSS वारंट केसेस क्या होता है वो डिफाइन किया गया है। ऐसा कोई भी ऑफेंस जो कि पनिशेबल है, जिसमें सज़ा या तो 2 साल से ज़्यादा की हो या डेथ की हो या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की हो, यानी कि मौत की सज़ा, उम्र कैद की सज़ा और 2 साल से अधिक की सज़ा दी गई हो, उसे हम वारंट केसेस कहते हैं। और ये चीज़ हमें कैसे पता लगेगी कि किसी भी केस में, किसी भी ऑफेंस में कितनी सज़ा है, ये हमें पता लगेगी BNS के थ्रू। हर एक ऑफेंस की पनिशमेंट उसमें मेंशन्ड है, क्योंकि वो एक सब्सटैंटिव लॉ है और उस हिसाब से हम ये बता पाएंगे कि वो एक वारंट केस है या नहीं है। अब जो हम 3 कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, सबसे पहला कैटेगरी है केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। ये जो लाइन है इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, इसका क्या मतलब है, पुलिस रिपोर्ट से हम क्या समझते हैं, आइए हम जानते हैं। अगर किसी भी केस की FIR हुई है, उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पुलिस ने एक फाइनल पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी टू मजिस्ट्रेट, अब इस पुलिस रिपोर्ट के तहत, इस पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे जब केस को बढ़ाया जाता है, उसको हम बोलेंगे केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। आप समझ लीजिए, जब FIR के थ्रू केस आया है तो उसको हम बोलेंगे केस इज इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। ये पूरा चैप्टर पढ़ने से पहले और समझने से पहले आइए एक फ्लो चार्ट में हम समझ लेते हैं, ताकि चीज़ें और आसानी से हमें समझ में आए। हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पुलिस रिपोर्ट बनने के बाद जो सबसे पहला स्टेप रहता है वो है अक्यूज्ड अपीयर्स बिफोर द मजिस्ट्रेट। सेक्शन 261, जो अभियुक्त व्यक्ति है उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। यहाँ से 2 चीज़ें हो सकती हैं, डिस्चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। अगर कोई भी एविडेंस नहीं पाया गया है, कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया है, या फिर नॉट एनफ एविडेंस। अगर मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट पढ़ने के बाद ये लगता है कि कोई केस तो बनता ही नहीं है, उसके बाद उस व्यक्ति को, उस अभियुक्त को, उस अक्यूज्ड पर्सन को आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। कौन करेगा? मजिस्ट्रेट। नो वैलिड केस। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कोई वैलिड केस ही नहीं बन रहा है तो वो डिस्चार्ज कर सकता है अक्यूज्ड को। लेकिन अगर उसे लगता है कि एनफ एविडेंस है तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट चार्जेस फ्रेम कर देगा। अब यहाँ पे चार्जेस बनाने के बाद 2 चीज़ें होंगी, प्लीड्स गिल्टी, डिनाई चार्जेस। देखिए, यहाँ पे चार्जेस फ्रेम होने के बाद उसे पढ़कर बताया जाएगा कि देखिए आपके खिलाफ हमें ये सबूत मिले, ये हमें और इसके तहत हमें लगता है कि आपके खिलाफ ये चार्जेस बनने चाहिए। उनके एक्शंस को देखकर, उन्होंने जो करे हैं काम, उनके कार्य को देखकर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसका ये कार्य मर्डर कहलाया जा सकता है या किडनैपिंग कहलाया जा सकता है, उसी के अकॉर्डिंग वो उसके चार्जेस फ्रेम करेगा। अब उस चार्जेस को उसे पढ़ के सुनाया जाएगा, तो या तो वो अपनी गलती मान लेगा, तो उसे मजिस्ट्रेट वहाँ के वहाँ ही दोषी ठहरा सकता है, कन्विक्ट कर सकता है और इसमें कोई भी आगे की कार्रवाई, ट्रायल नहीं होगी। या फिर हो सकता है कि अपने चार्जेस जानने के बाद वह अक्यूज्ड डिनाई कर ले, यानी मना कर दे उन चार्जेस के लिए, वहाँ पर ट्रायल आगे होगा।
क्योंकि यहाँ पे डिनाई चार्जेस का मतलब ये हो गया कि जो गवर्नमेंट कह रही है, जो गवर्नमेंट आपके खिलाफ बातें बता रही है, चार्जेस बता रही है, जो आप पे दोष लगा रही हैं, उससे आप सहमत नहीं है, उससे आप डिनाई कर रहे हैं। आपका कहना है कि नहीं, मेरे पे गलत चार्जेस लगे गए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कहीं ना कहीं ट्रायल की मांग कर रहे हैं कि नहीं, इस पे और कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि मेरे खिलाफ जो चार्जेस लगे हैं वो गलत है। तो जैसे ही ट्रायल होगा, जब आप डिनाई करेंगे चार्जेस, तो ट्रायल वहां पर ही स्टार्ट हो जाएगा। ट्रायल प्रोसीड्स। एनडीए सेक्शन 265 डील करता है। अब देखिए, जब बात यहाँ पर आती है कि कन्विक्ट हो गया, ट्रायल की ज़रूरत ही नहीं, तो फिर तो यहाँ खेल ख़त्म है ना। लेकिन अगर ट्रायल स्टार्ट हुआ, प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, तो ट्रायल में क्या होता है, हमने टीवी में भी देखा है। वकील कुछ विटनेस लाएगा, वकील कुछ एविडेंस लाएगा, उसके बाद फिर डिफेंस जो खुद को बचाने के लिए कुछ एविडेंस लाएगा, डिफेंस विटनेसेस को लाएगा, ये चलता है। पहला स्टेप है प्रोसिक्यूशन एविडेंस, सेक्शन 265। दूसरा स्टेप है डिफेंस एविडेंस। तो प्रोसिक्यूशन को सबसे पहले एविडेंस देने का मौका दिया जाएगा। अब उसको सुनकर कि प्रोसिक्यूशन कौन से बुनियाद पे, कौन से एविडेंस पे आपके खिलाफ चार्जेस लगा रही है, डिफेंस अपने एविडेंस पेश कर सकता है। डिफेंस कौन हो गया, जो अक्यूज्ड पर्सन है, जो अभियुक्त व्यक्ति है, वो अपने बचाव में भी एविडेंस, साक्ष्य को प्रस्तुत कर सकता है बिफोर द कोर्ट। ओके। उसके बाद जो फाइनल स्टेप होता है वो है फाइनल जजमेंट। एक क्विक रिवीजन करते हैं, शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है, अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। किसके बेसिस पे, पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले एफआईआर हुई, एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने एक रिपोर्ट बनाई। अब उसी पुलिस रिपोर्ट के तहत पुलिस क्या करेगी, अक्यूज्ड को अरेस्ट करके उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। अब पुलिस रिपोर्ट को पढ़ते हुए मजिस्ट्रेट को या तो लग सकता है कि एनफ एविडेंस है, या फिर उसे लगता है कि एनफ एविडेंस नहीं है और कोई भी वैलिड केस नहीं बन रहा है, तो वो वहाँ पर उसी वक्त डिस्चार्ज कर देगी, यानी मुक्त कर देगी उस अक्यूज्ड व्यक्ति को। बट अगर उसे लगता है कि एनफ एविडेंस है तो वो चार्जेस फ्रेम कर देगी। ठीक है, अब चार्जेस फ्रेम करने के बाद दो चीज़ें हो सकती हैं, अपनी गलती मान ले अक्यूज्ड पर्सन, और अगर अपनी वो गलती मान लिया तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट उसी दौरान उसको दोषी ठहरा सकती है, कन्विक्ट कर सकती है और ट्रायल कुछ भी नहीं होगा। हम जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे मे वर्ड यूज़ हुआ है, यानी कि चाहे तो वो नहीं भी कर सकती है और आगे ट्रायल भी करवा सकती है। लेकिन अगर अक्यूज उस पर लगे गए आरोपों को, चार्जेस को डिनाई करता है, मना कर देता है, तो आगे इसमें तो शैल है, ट्रायल होगा ही होगा। आगे पे दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस देगी और फाइनल स्टेप है, उसके नेक्स्ट स्टेप है डिफेंस अपने एविडेंस देगी एंड फाइनल स्टेप जो होगा वो होगा फाइनल जजमेंट का। अब यही स्टेप्स को हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 261 से 266 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। 261 बोल रहा है कि जब मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज को लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट का एक काम, बहुत ही ज़रूरी काम ये है कि वो ये देखे कि सेक्शन 230 का पालन हुआ है या नहीं। 230 किस से डील करता है, वो डील करता है कि जो पुलिस रिपोर्ट की कॉपीज़ हैं, जो स्टेटमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अक्यूज्ड को ठीक तरीके से मिले हैं या नहीं मिले, यानी कि अक्यूज्ड को इस बात का पता है या नहीं कि उसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट में क्या बातें हुई हैं, वो उसे पता होना चाहिए। तो मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज्ड को लाया जाता है और मजिस्ट्रेट का काम ये है देखना, मेक श्योर करना कि जो अक्यूज्ड पर्सन है उसे सारी कॉपीज़, ज़रूरी दस्तावेज़ कॉपीज़ उसको सही तरीके से, आवश्यक दस्तावेज़ उसे अभियुक्त को प्रदान हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब सेक्शन 261 में सिर्फ इतनी ही बातें हुई हैं। 262 में क्या होता है, हमने फ्लो चार्ट में भी पढ़ा कि डिस्चार्ज कैसे होगा। डिस्चार्ज होगा अगर अक्यूज्ड कैन अप्लाई फॉर डिस्चार्ज विद इन 60 days ऑफ रिसीविंग डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 230। जैसे ही उसे सेक्शन 230 के तहत उसे जैसे ही डॉक्यूमेंट्स मिल गए पुलिस रिपोर्ट के, तो वो क्या कर सकता है, विद इन
60 डेज, जिस दिन से उसे मिले उस दिन से 60 डेज के अंदर वो डिस्चार्ज के लिए अप्लाई कर सकता है। अब जब डिस्चार्ज के लिए अप्लाई करेगा तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट ये पता लगाएगा कि क्या ये जो चार्जेस हैं वो बेबुनियाद हैं या उस पर एनफ एविडेंस है, ये जो चार्जेस लगे हैं वो ग्राउंडलेस नहीं है। ये पता लगाना किसका काम है? मजिस्ट्रेट का। तो वो इस चीज़ पे इंक्वायरी करेगा, एग्जामिन करेगा पुलिस रिपोर्ट को और वो सारे डॉक्यूमेंट्स को। यहाँ पे वो अक्यूज्ड को भी एग्जामिन करेगा, बुला के पूछताछ करेगा और वहाँ पे प्रोसिक्यूशन और अक्यूज दोनों को ही सुनकर एग्जामिन करेगा। और वहाँ पे अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एविडेंस नहीं है कि ट्रायल आगे किया जा सके या ट्रायल की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, ये पूरा ही ग्राउंडलेस है, बेसलेस है, अगर उसे लगता है तो वहाँ पर वो द मजिस्ट्रेट शैल, यहाँ पे शैल की बात हुई है, उसे छोड़ना ही पड़ेगा, डिस्चार्ज करना पड़ेगा अक्यूज्ड को। और वहाँ पे वो रीजंस भी रिकॉर्ड करके देगा, किस आधार पे उसने छोड़ा वो भी वो बताएगा। ठीक है। अब अगर लेकिन उसे लगता है कि एविडेंस तो था, ग्राउंडलेस बातें तो हुई नहीं है, यहाँ पर चार्जेस फ्रेम कर देगा। इफ द मजिस्ट्रेट फाइंड्स सफिशिएंट ग्राउंड्स टू प्रोसीड, मजिस्ट्रेट को आरोप सिद्ध करने के पर्याप्त आधार मिलते हैं, उसे अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स मिल जाते हैं तो वो विद इन 60 डेज चार्जेस को फ्रेम कर देगा। वो बोल देगा कि इसने जो ये कार्य किया है वो हमारे हिसाब से उसमें मर्डर हो सकता है, डकैती हो सकती है, रॉबरी हो सकती है, वो चार्जेस लिखकर बता देगा। और चार्जेस आर रेड एंड एक्सप्लेन्ड टू द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड को वो चीज़ समझाई जाएगी, बताई जाएगी कि आपके खिलाफ ये चार्जेस फ्रेम हुए हैं। अब जब उसे समझा के बता दिया जाएगा तो अक्यूज्ड को पूछा जाएगा, क्या आप अपनी गलती मानते हैं? क्या आप गिल्टी प्ली करते हैं? क्या आपको लगता है कि हाँ ये जो चार्जेस है वो सही हैं, आपने सच में ये चीज़ किया है या फिर नहीं किया है? सेक्शन 264, अगर अक्यूज्ड गिल्टी प्ली करता है, मान लेता है अपनी गलती और वो सारे चार्जेस, उसे लगता है कि हाँ भाई मैंने तो सच में ये चीज़ें की हैं, मैं गिल्टी प्ली करता हूँ, तो मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली। अपनी सज़ा मान लेने के बाद वो उसको रिकॉर्ड में लिखना तो शैल है, लेकिन आगे उसे कन्विक्ट करना ये में लिखा हुआ है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी गिल्टी प्ली सुनकर उधर कन्विक्ट कर दे उसको, ये ज़रूरी नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, शायद ही किसी के दबाव में आकर अपनी गिल्टी मान रहा, अपनी सज़ा को मान रहा है या हाँ बोल रहा है, गिल्टी प्ली कर रहा है, अगर उसे लगता है दबाव में आ रहा है तो वहाँ पर वो ट्रायल कंडक्ट करवा लेगा। पर अगर उसे लगता है कि नहीं, ये किसी दबाव में आके नहीं बोल रहा है कि इसने सच में ये अपनी गलती मान रहा है, तो वहाँ पे वहीं पर वो उसे कन्विक्ट, उधर ही दोषी ठहराए और रीजंस को भी रिकॉर्ड करे। अब जब वो उसे कन्विक्ट कर चुका है तो कोई भी ट्रायल आगे नहीं होगी, केस वहीं पे क्लोज हो जाएगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो गिल्टी प्ली ना करे, तो उस केस में क्या होगा कि आगे ट्रायल होगा, जैसा कि हमने फ्लो चार्ट पे पढ़ा था। अब जैसे ही ट्रायल स्टार्ट होगा, सबसे पहला काम जो है वो है प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस देगा। इफ़ द अक्यूज डिनाइज द चार्जेस, यानी कि उसका कहना है कि नहीं, मेरे खिलाफ जो चार्जेस लगे हैं वो गलत है, मुझे ट्रायल चाहिए, मैं चाहता हूँ इस चीज़ पे कार्रवाई हो। द ट्रायल प्रोसीड्स। ठीक है। मजिस्ट्रेट फिक्सेस अ डेट फॉर विटनेस एग्जामिनेशन, विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए वो एक डेट फिक्स करता है। प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रोवाइड विटनेस स्टेटमेंट्स इन एडवांस टू द अक्यूज्ड, यानी कि कौन से विटनेस को वो लाने वाला है ये सब अक्यूज्ड को पता होना चाहिए। प्रोसिक्यूशन कैन रिक्वेस्ट द मजिस्ट्रेट टू इशू समन्स टू द विटनेसेस, यानी कि मजिस्ट्रेट को वो रिक्वेस्ट कर सकता है प्रोसिक्यूशन, किस लिए? कि उन्हें बुलाया जाए, विटनेसेस को कोर्ट में आने के लिए समन भेजा जाए। विटनेस टेस्टिमनी कैन बी रिकॉर्डेड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस करके भी विटनेस की टेस्टिमनी ली जा सकती है। अब जब प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेस एविडेंस सारे दे दिए गए हैं, अब सेक्शन 266 में डिफेंस एविडेंस की बात हुई है। आफ्टर प्रोसिक्यूशंस एविडेंस,
अभियोजन पक्ष के साक्ष्य समाप्त होने के बाद द अक्यूज्ड प्रेजेंट्स हिज डिफेंस। सारी बातें सुनने के बाद अब अक्यूज्ड की बारी है कि वो अपने पक्ष में, अपने बचाव में वो अपने एविडेंस प्रस्तुत करें। अक्यूज्ड सेम चीज़ें हैं। अक्यूज्ड कैन फाइल अ रिटन स्टेटमेंट विच विल बी पार्ट ऑफ द ट्रायल रिकॉर्ड। अक्यूज्ड कैन रिक्वेस्ट समन्स फॉर विटनेसेस। अपने विटनेसेस के लिए वो समन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट में रिजेक्ट फ्रिवोलस रिक्वेस्ट्स मेंट टू डिले द ट्रायल। अगर ऐसे कोई भी अनावश्यक देरी होने वाले ऐसा कोई भी अनुरोध हो, यानी कि ऐसा कोई भी रिक्वेस्ट हो जिसकी वजह से ट्रायल में डिले हो रहा हो, वो रिक्वेस्ट को वो रिजेक्ट कर सकता है। विटनेसेस में बी एग्जामिन्ड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो कि हमने प्रोसिक्यूशन एविडेंस के तहत भी पढ़ा था। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे पुलिस रिपोर्ट के तहत आगे की कार्रवाई कैसी होती है, जैसी पुलिस रिपोर्ट पे केसेस कैसे आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, और अक्यूज्ड के लिए वारंट केसेस में कैसे ट्रायल होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अ पुलिस रिपोर्ट में क्या स्टेप्स होते हैं और वहाँ पे केसेस ट्रायल कैसे प्रोसीड होती है। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।